हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन। आज हम बात करने जा रहे हैं सिंथेटिक बायोलॉजी के बारे में। आपने अभी हाल में ही न्यूज में देखा होगा, गवर्नमेंट हैज रिलीज्ड अ 70 पेज कंपाइलेशन डॉक्यूमेंट ऑन सिंथेटिक बायोलॉजी। इस डॉक्यूमेंट में गवर्नमेंट ने डिस्कस किया है सिंथेटिक बायोलॉजी क्या है, इसका क्या एप्लीकेशन है, व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व, और कौन कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इससे रिलेटेड हैं, एंड व्हाई डू वी नीड अ नेशनल पॉलिसी फॉर इट। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली व्हाट इज सिंथेटिक बायोलॉजी, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस एग्जिस्टिंग जेनेटिक टेक्नोलॉजीज, एंड ऑल्सो आज हम इस बारे में बात करेंगे व्हाट कैन बी द एप्लीकेशंस ऑफ सिंथेटिक बायोलॉजी एंड व्हाट आर द कंसर्न्स रिलेटेड टू इट। देन we will also talk about those international organizations which are concerned with this synthetic biology। तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे कि what can be the way forward, what should we do for this synthetic biology, what the government needs to do। अगर आप यूपीएससी 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ओनली आईएएस लेकर आए हैं आपके लिए प्रारंभ कोर्स। इस कोर्स में आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस दी जाएगी। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल के साथ साथ मेंटोरशिप भी मिलेगी। यह कोर्स 28 फेब से स्टार्ट होने जा रहा है, और अगर आप इससे पहले ज्वाइन करते हैं तो आपको अर्ली बर्ड में 5% का डिस्काउंट, और अगर आप ओनली आईएएस के पुराने स्टूडेंट हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप 28 फेब से पहले ज्वाइन करते हैं तो आपको 8 डेज की मेंटोरशिप मिलेगी ऑन मेंटल स्ट्रेंथ एक्सरसाइज। तो इस कोर्स से रिलेटेड ज्यादा जानकारी के लिए या फिर सैंपल लेक्चर्स देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं video.onlyias.in, और यू कैन मेल अस एट info@onlyias.com। तो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। क्या आप मुझे बता सकते हैं इंडिया में कौन सा ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जिसका कमर्शियल कल्टीवेशन अलाउड है? तो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट कमर्शियल कल्टीवेशन, नॉट फील्ड ट्रायल्स। नाउ स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सिंथेटिक बायोलॉजी? Basically, synthetic biology is the use of genetic sequencing, editing, and modification to create unnatural organism। Synthetic biology का सिंपल मतलब ये होता है कि हम जेनेटिक सिक्वेंसिंग, एडिटिंग और मॉडिफिकेशन से अननेचुरल ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को क्रिएट करें जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह रह सकते हैं। बेसिकली सिंथेटिक बायोलॉजी का मतलब यह है रीडिजाइनिंग ऑर्गेनिज्म फॉर आवर यूजफुल पर्पसेस। हम अपने किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, किसी अपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम उन्हें रीडिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, और उनमें हम कुछ नई एबिलिटीज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करना बायोरेमिडिशन के लिए। बायोरेमिडिशन वो प्रोसेस है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं पॉल्यूटेंट्स को क्लीन करने के लिए, वाटर से, सॉइल से, एयर से। तो एक एग्जांपल सिंथेटिक बायोलॉजी का ये है, हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्रिएट कर रहे हैं फॉर बायोरेमिडिशन प्रोसेस। दूसरा, राइस का मॉडिफिकेशन कर रहे हैं टू प्रोड्यूस बीटा कैरोटीन। जो बीटा कैरोटीन है वो जनरली कैरेट्स में मिलता है, और ये प्रिवेंट करता है विटामिन ए डिफिशियंसी को, बट हम राइस में भी मॉडिफाई करके हम बीटा कैरोटीन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। थर्ड एग्जांपल, ईस्ट, जिसे इंजीनियर किया गया है टू प्रोड्यूस रोज ऑयल। रोज ऑयल यूज किया जाएगा परफ्यूम्स बनाने में, और अगर हम सिंपली रोज फ्लावर का यूज करते हैं तो अगेन इट्स लाइक वी आर लूजिंग सम बायोडाइवर्सिटी। बट हम यहां पे क्या कर रहे हैं, वी आर इंजीनियरिंग, वी आर सिंथेटिकली क्रिएटिंग सम ऑर्गेनिज्म एंड वी आर यूजिंग इट फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। तो दैट इज योर सिंथेटिक बायोलॉजी। अगर हम देखें किन किन चीजों से मिलकर बना है, हियर यू विल हैव इनपुट फ्रॉम द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से इनपुट होगा, बायो इन्फॉर्मेटिक्स से इनपुट मिलेगा, कंप्यूटर में जो डेवलपमेंट्स है, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो एआई है, उनसे हेल्प लिया जाएगा, फ्रॉम फिजिक्स, फ्रॉम केमिस्ट्री, फ्रॉम इंजीनियरिंग, फ्रॉम एग्रीकल्चर, माइक्रोबायोलॉजी। इन सभी का कंबाइनेशन, इन सभी का कंपाइलेशन मिलकर बनाएगा सिंथेटिक बायोलॉजी को, एंड जिससे हम डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि आखिर ये सिंथेटिक बायोलॉजी डिफरेंट कैसे है जो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज हमारे पास पहले थी उनसे। सबसे पहली चीज, इफ वी टॉक अबाउट द जेनेटिक एडिटिंग प्रैक्टिसेस, जो हमारे पहले की जो जेनेटिक एडिटिंग प्रैक्टिसेस थी,
उसमें जनरली क्या होता था, वी यूज टू मॉडिफाई और वी यूज टू रीइंट्रोड्यूस सम डीएनए स्ट्रैंड्स इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बेसिकली हम उसमें बस कुछ मॉडिफिकेशन या कुछ एडिशन करते थे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। बट सिंथेटिक जो बायोलॉजी है, इट टॉक्स अबाउट क्रिएटिंग अ न्यू लाइफ फ्रॉम स्क्रैच, एक न्यू लाइफ को क्रिएट करना। और ये जो ऑर्गेनिज्म होंगे, उनके जो फंक्शंस होंगे, मे बी दे आर नॉट एग्जिस्टिंग इन नेचर, सो वी कैन क्रिएट सम ऑर्गेनिज्म विच हैज सम इंटायरली डिफरेंट फंक्शन। लाइक आपने बहुत सारी साईफाई मूवीज देखी होगी, एंड इन दैट देयर आर सर्टेन कैरेक्टर्स विच आर नॉट नेचुरली एग्जिस्टिंग। तो वो जो हमारी फैंटेसीज हैं साईफाई मूवीज की, तो उन्हें रियलाइज कराना, उन्हें हम लेकर आना, इंट्रोड्यूस करना इन्वायरमेंट में, दैट कैन बी डन थ्रू द सिंथेटिक बायोलॉजी। एंड ये जो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो सिंथेटिक बायोलॉजी से क्रिएट किए जाएंगे, दे मे बी एबल टू सेल्फ रेप्लिकेट, वो खुद रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं, एंड दे कैन ऑल्सो इवॉल्व। So that is something completely different from the existing technologies। जो अभी जो हमारी जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, वो बस लिविंग ऑर्गेनिज्म में मॉडिफाई करती है, बट यहां पे हम एक ऑल टुगेदर न्यू ऑर्गेनिज्म को ही क्रिएट कर रहे हैं। okay? अब अगर हम सिंथेटिक बायोलॉजी की बात करें तो उसके कुछ टूल्स हैं। जैसे पहला टूल्स है क्रिस्पर कैस9, देन डीएनए सिक्वेंसर्स, डीएनए डिजाइन सॉफ्टवेयर पैकेजेस। तो हम ये देखते हैं आखिर ये टूल्स हैं क्या। सबसे पहला टूल क्रिस्पर कैस9। क्रिस्पर कैस9 एक बहुत ही फेमस टूल है एंड इट इज यूज्ड फॉर जीनोम एडिटिंग। इसमें जो कैस9 है वो एक एंजाइम है जो एक्ट करता है एक मॉलिक्यूलर सीजर की तरह। यह डीएनए स्ट्रैंड्स को कट करता है और वहां पे न्यू जो डीएनए स्ट्रैंड है उसे ऐड किया जाएगा। ओके, देन अगर हम डीएनए सिक्वेंसर की बात करें तो डीएनए सिक्वेंसर बेसिकली एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज किया जाएगा डीएनए सिक्वेंसिंग प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए। सो वी डोंट हैव टू थिंक मच अबाउट इट, it is a scientific instrument and that will automate the DNA sequencing process। And software, you all know the software will help us in analyzing the different DNAs, their functions, characteristic, इन सभी में again we will be using the softwares। अब हमने देखा सिंथेटिक बायोलॉजी क्या है, कैसे डिफरेंट है, टूल्स भी हमने देखा। तो व्हाट कैन बी द पॉसिबल एप्लीकेशन ऑफ दिस, इसे हम किन चीजों में यूज कर सकते हैं। अब एक चीज समझने की है, जो सिंथेटिक बायोलॉजी है वो एक इमर्जिंग फील्ड है। और लाइक एक आपने देखा होगा, अगर यूपीएससी का आपने क्वेश्चन पैटर्न देखा होगा, नैनो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कई बार जब इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो दे विल गिव यू 1 2 3 और 4 ऑप्शंस, और वो ऑप्शंस में भी आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा। बट अगेन जो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है फ्यूचर टेक्नोलॉजी का, उसमें जनरली यू कैन मार्क ऑल ऑफ देम एज करेक्ट until unless it is quite absurd। अगर पूरा absurd ना हो तो एक नॉर्मल अगर कुछ फंक्शंस दिया हो यू कैन मार्क इट एज करेक्ट, क्योंकि ये फ्यूचर टेक्नोलॉजीज हैं। मे बी फ्यूचर में वी कुड बी एबल टू डू दैट थिंग। okay, and they generally ask what can be the potential application of this artificial intelligence। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम एग्रीकल्चर में भी यूज करते हैं, रोबोटिक्स में भी यूज करते हैं। सो वाइड रेंज ऑफ स्कोप है। सिमिलरली सिंथेटिक बायोलॉजी का भी जो स्कोप है वो काफी वाइड होगा। वी कैन यूज इट इन बायोफ्यूल्स, वी कैन यूज इट इन बायोमेडिसिन, बायोमटेरियल्स, नोवेल केमिकल्स, फूड इंग्रेडिएंट्स, बायो रेमेडीज, बायोसेंसर्स। तो मल्टीपल एप्लीकेशंस हो सकते हैं, और ये तो बस कुछ है विच वी हैव नेम्ड, इट कैन हैव मेनी मोर। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, लाइक इन फार्मा सेक्टर इट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस आर्टेमिसिनिन। एंड ये जो आर्टेमिसिनिन है वो बेसिकली एक ड्रग है मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए, और इसका यूज इवन हाईली ड्रग रेसिस्टेंट मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए भी किया जा सकता है। तो फार्मा सेक्टर में आर्टेमिसिनिन को क्रिएट करना, या फिर कार टी सेल थेरेपी जो कैंसर के लिए यूजफुल है उसे क्रिएट करना, ये पॉसिबल है सिंथेटिक बायोलॉजी में। देन अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करना, हाउ बायोफ्यूल्स को प्रोड्यूस करके हम
हम अलगी को इंजीनियर करके उसे रीन्यूएबल फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड उस अलगी का यूज हम अपने जो फॉसिल फ्यूल्स की रिक्वायरमेंट है उसे रिप्लेस करने के लिए कर सकते हैं। तो अगेन कार्बन एमिशंस को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। और अभी के टाइम में ग्रीन हाउस गैस एमिशन और ग्लोबल वार्मिंग ये 21st सेंचुरी का एक मेजर कंसर्न है। तो अगेन सिंथेटिक बायोलॉजी कैन हेल्प इन दिस डायरेक्शन। सेकेंड, जो हमारी फैशन इंडस्ट्री है उसमें कई बार जो डाइंग में, जीन्स के डाइंग में या कॉटन कोई भी टेक्सटाइल के डाइंग में जो डिफरेंट केमिकल्स यूज किए जाते हैं, दे हैव हजार्डस इंपैक्ट। तो उनके हजार्डस इंपैक्ट को कम करने के लिए अगेन वी कैन यूज द सिंथेटिक बायोलॉजी। और बहुत सारी कंपनीज है, दे आर एक्चुअली यूजिंग इट। बायोप्लास्टिक्स क्रिएट करना, लेदर क्रिएट करना, इन सभी चीजों में यूज हो सकता है। अगर हम बात करें फूड सेक्टर की, तो फूड सेक्टर में एक जो मेजर अभी प्रॉब्लम, खासकर इंडिया की बात करें तो फर्टिलाइजर का जो अब्यूज है और जो हम सही तरीके से अपने एग्रीकल्चरल फील्ड्स में फर्टिलाइजर को यूज नहीं कर पाते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी भी कम है, उससे भी प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। बेसिकली वी कैन यूज द सिंथेटिक बायोलॉजी टू इंजीनियर सॉइल बैक्टीरिया। हम सॉइल बैक्टीरिया को इस तरीके से क्रिएट करेंगे, इस तरीके से डिजाइन करेंगे, दे विल डिलीवर फिक्स्ड नाइट्रोजन टू द प्लांट्स। वी कैन प्रोवाइड देम द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट, और जब प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलेगा तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो अगेन जो सिंथेटिक बायोलॉजी है उसका यूज एग्रीकल्चर में भी है, उसका यूज वाटर कंजर्वेशन में भी कर सकते हैं, हम उसका यूज कार्बन एमिशंस को भी कंट्रोल करने में कर सकते हैं। फैशन इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, फार्मा सेक्टर, इवन कई सारे और सेक्टर्स में भी हम इसका एप्लीकेशन ला सकते हैं। देन एप्लीकेशंस तो बहुत ज्यादा है, इनका स्कोप कई गुना ज्यादा है, बट साथ ही साथ इससे रिलेटेड कंसर्न्स भी हैं। और उन कंसर्न्स में जो पहला मेजर कंसर्न है वो एथिकल कंसर्न है। एथिकल कंसर्न क्या कंसर्न है? यू माइट हैव हर्ड अबाउट द 3 पैरेंट एम्ब्रियो। 3 पैरेंट एम्ब्रियो या फिर जो फेमस नेम है डिजाइनर बेबीज। डिजाइनर बेबीज बेसिकली 3 पैरेंट एम्ब्रियो क्या है पहले इसे समझते हैं। अगर सपोज किसी मदर के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में कुछ फॉल्ट है और इसके कारण जो चाइल्ड है उसमें जेनेटिक कुछ फॉल्ट आ सकता है, तो उसे दूर करने के लिए ये एक 3 पैरेंट एम्ब्रियो का कॉन्सेप्ट है। इसमें होगा क्या, जो मदर का जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है उसमें से न्यूक्लियस को रिमूव किया जाएगा और एक दूसरे जो डोनर होंगे उनके जो, अगर उनका जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो अगर हेल्दी है तो इसमें ये जो न्यूक्लियस है मदर का उसे ट्रांसफर किया जाएगा। तो न्यूक्लियस वुड बी फ्रॉम द मदर और जो बाकी जो पार्ट्स हैं वो होंगे डोनर से। सो अगेन एक रिकंस्ट्रक्टेड एग हमें मिलेगा और इसे इम्प्लांट किया जाएगा पेशेंट में, और ये जो रिजल्टिंग एम्ब्रियो होगा ये 3 पैरेंट के जेनेटिक कंपोनेंट से बना होगा। तो इसे 3 पैरेंट्स एम्ब्रियो बोलते हैं और इसमें जो बर्थ रिलेटेड जो डिफेक्ट्स होती हैं उसे दूर किया जा सकता है। अब इसे लेकर कंसर्न ये है कि पेरेंट्स कैन गो फॉर सेलेक्टिंग द बिहेवियर और सेलेक्टिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ देयर चाइल्ड। वो अपने चाइल्ड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक को मॉडिफाई करा सकते हैं। एक सिंपल चीज समझने की जरूरत है, इफ दे आर गोइंग फॉर रिमूविंग सम प्रॉब्लम, अगर कोई जेनेटिक फॉल्ट है, अगर कोई जेनेटिक डिजीज ट्रांसफर हो रही है तो उसे रिमूव करना शायद इतना एथिकली रॉन्ग ना हो। बट इफ यू आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस सम न्यू क्वालिटी, इफ यू आर ट्राइंग टू इंक्रीज द IQ ऑफ द चिल्ड्रेन बाय जेनेटिक मॉडिफिकेशन, तो अगेन ये एक एथिकल कंसर्न है, ये एथिकली रॉन्ग हो सकता है। तो रीडिजाइनिंग ऑर्गेनिज्म एक कंसर्न है और वो सिंथेटिक बायोलॉजी में भी रहेगा। सेकेंड चीज जो एक्सेसिबिलिटी है, मे बी एवरीवन वॉन्ट बी एबल टू हैव दिस टेक्नोलॉजी, क्योंकि जो इनिशियल कॉस्ट होगा वो काफी ज्यादा हाई होगा। तो अगेन जो गैप है रिच एंड पुअर के बीच का, जो गैप है वो अगेन ब्रॉड होता चला जाएगा, वो वाइड होता चला जाएगा। सो दीज आर सम ऑफ द एथिकल कंसर्न्स। बट साथ में इन्वायरमेंटल रिस्क भी है। रिस्क ये है, अगर एक्सीडेंटली या इंटेंशनली कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, कुछ जो ये न्यू सिंथेटिकली ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किए गए हैं, अगर वो एनवायरमेंट में लीक किए जाते हैं, अगर एनवायरमेंट में उनका लीक होता है एंड दे क्रिएट सम प्रॉब्लम, दे कैन क्रिएट सम प्रॉब्लम। लाइक एक जो हमने देखा था
दे हैव द कैपेसिटी टू रेप्लिकेट, वो अपने पॉपुलेशन को ग्रो कर सकते हैं, तो वो कोलोनाइज भी तो कर सकते हैं, दे कैन ऑल्सो कोलोनाइज एन एरिया। ओके, देन अगर सपोज वी हैव रिक्रिएटेड सम मैंगो प्लांट, और मे बी ये एक न्यू वर्जन है, और जो एग्जिस्टिंग वर्जन है मैंगो का वो भी उसके विसिनिटी में है, वो भी उसके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, तो दे कैन इंटरब्रीड एंड इस इंटरब्रीडिंग में जो हमारी नेचुरल बायोडाइवर्सिटी है वो फ्यूचर में लॉस हो सकती है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा ऐसा क्रॉप है जो इंडिया में कमर्शियली कल्टीवेशन में यूज किया जा रहा है। द आंसर इज बीटी कॉटन। एक जो दूसरा क्रॉप है बीटी ब्रिंजल, नाउ दैट इज गोइंग फॉर फील्ड ट्रायल, बट कमर्शियल कल्टीवेशन अभी नहीं चल रहा है, अभी सिर्फ कॉटन है जिसका जीएम क्रॉप कमर्शियली कल्टीवेट किया जा रहा है। तो जब कॉटन यूज किया जाने लगा जीएम क्रॉप का, तो नेचुरली क्या हुआ, पीपल स्टार्टेड गोइंग फॉर दिस जीएम क्रॉप बिकॉज इट वाज गिविंग मोर यील्ड, इससे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा था। तो वी यूज्ड टू हैव अ इनॉर्मस रेंज ऑफ इनॉर्मस डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ कॉटन अर्लियर, बट अब मैक्सिमम लोग सिर्फ बीटी कॉटन यूज कर रहे हैं। तो जो हमारा जेनेटिक डाइवर्सिटी था कॉटन का, वो कई जगह पे लॉस हुआ है। So again, it is leading to loss of biodiversity. It can lead to loss of biodiversity. तो ये कुछ environmental risk हैं। एक तो सिंपली ये हो सकता है कि एक्सीडेंटल इमिशन हो गया, एक्सीडेंटल लीक हो गया, और हो सकता है कि कुछ जो रोग एलिमेंट्स है वो उसको इंटेंशनली भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये जो न्यू ऑर्गेनिजम्स हैं ये कई बार हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। देन एक जो अनदर कंसर्न है वो है बायोटेररिज्म का। ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होंगे, जो सिंथेटिक बायोलॉजी से जो ऑर्गेनिज्म क्रिएट करेंगे, उन्हें हम डिजाइन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो जो रोग एलिमेंट्स हैं वो इसे वॉरफेयर में भी यूज कर सकते हैं। तो एक रिस्क जो है ग्लोबल लेवल पे वो वॉरफेयर का है, बायोटेररिज्म का एक रिस्क है जो सिंथेटिक बायोलॉजी से रिलेटेड है। सेकेंड थिंग, डू इट योरसेल्फ। अभी डू इट योरसेल्फ बायोलॉजी काफी ज्यादा फेमस हो चुका है। बहुत ज्यादा जो सिटीजन साइंटिस्ट हैं, बेसिकली एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो ऐसा मानते हैं कि जो भी बायोटेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुई है उसका बेनिफिट हर किसी को मिलना चाहिए, एंड दे शुड बी कैपेबल और दे शुड बी अलाउड टू कैरी ऑन रिसर्च, कैरी ऑन डेवलपमेंट ऑन देयर ऑन ऑल्सो। सब कुछ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, ऐसा उनका मानना है। तो अब इसमें एक प्रॉब्लम ये आ सकती है, सपोज सम पीपल स्टार्ट डूइंग इट और उन्हें किसी चीज का प्रॉपर इवैल्यूएशन नहीं किया है, उन्होंने प्रॉपरली इवैल्यूएट नहीं किया है कि अगर हम इस जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को रिलीज करते हैं या एक्सीडेंटली रिलीज होता है तो उसका क्या इंप्लीकेशंस हो सकता है, या फिर वो उसमें कुछ फंक्शंस को, कैरेक्टरिस्टिक को पूरी तरीके से एसेस नहीं कर पाए, इवैल्यूएट नहीं कर पाए और उसे एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो अगेन ये लेटर ऑन क्रिएट कर सकता है प्रॉब्लम। तो लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, और आज के टाइम में जब many people are doing crash courses online and other things, so if they start doing the same thing so it may be disastrous. so ये कुछ concerns हैं जो related हैं synthetic biology से। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं कि इससे related क्या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन पे कंट्रोल कर रहे हैं। पहला, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो 1992 रियो समिट से स्टार्ट हुआ था, और ये जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है इसने सिंथेटिक बायोलॉजी के लिए एक एस्टैब्लिश की है एडहॉक टेक्निकल एक्सपर्ट ग्रुप, जो डिस्कस कर रही है सिंथेटिक बायोलॉजी के प्रोस्पेक्ट्स पे, उससे रिलेटेड चैलेंजेस पे एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स पे। एंड इसका जो एक मेजर रोल है, अभी इसने सिंथेटिक बायोलॉजी को डिफाइन किया है और एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन दिया है सिंथेटिक बायोलॉजी का, which says it is a further development and new dimension of modern biotechnology that combines science, technology and engineering to facilitate and accelerate the understanding, design, redesign, manufacture and or modification of genetic materials, living organisms and biological system। तो आप देख सकते हैं इट इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन, और ये बोलता है कि ये बायोटेक्नोलॉजी का एक नया डायमेंशन है
जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग ये तीनों मिले हुए हैं। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है फैसिलिटेट कराना और एक्सेलरेट करना द अंडरस्टैंडिंग, डिजाइन, रीडिजाइन, मैन्युफैक्चर और मॉडिफिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड बायोलॉजिकल सिस्टम। तो एक काफी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन दिया गया है सीबीडी के द्वारा। और ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस या ट्रीटीज हैं, इंडिया उन सभी का पार्ट है। इंडिया इज अ पार्ट ऑफ ऑल दीज। जैसे जो नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनाइजेशन है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये बेसिकली यूएन की, यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और इसका काम है हंगर को डिफीट करना और न्यूट्रिशन को इंप्रूव करना, साथ ही साथ फूड सिक्योरिटी को भी। तो हम सिंथेटिक बायोलॉजी में देख रहे हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर से भी रिलेटेड है, फूड से भी रिलेटेड है। हमने देखा था, जो फर्स्ट एग्जांपल हमने देखा था राइस में बीटा कैरोटीन इंट्रोड्यूस करना, तो अगेन ये न्यूट्रिशन को इंप्रूव कर सकता है। तो एफएओ एक कंसर्न्ड ऑर्गेनाइजेशन है सिंथेटिक बायोलॉजी के इवोल्यूशन में। सिमिलरली आईयूसीएन, जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये बायोडाइवर्सिटी को मॉनिटर करता है। यू माइट हैव हर्ड अबाउट द फेमस आईयूसीएन रेड लिस्ट। आईयूसीएन रेड लिस्ट आपने जरूर पढ़ा होगा। तो ये कुछ स्पीसीज का एक लिस्ट निकालता है, कौन से स्पीसीज एंडेंजर्ड हैं, कौन से स्पीसीज वल्नरेबल हैं। तो ये जो आईयूसीएन है ये एक मेंबरशिप यूनियन है जिसमें गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी दोनों हैं। तो अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं तो उनका भी इंपैक्ट होगा जो एग्जिस्टिंग बायोडाइवर्सिटी है उस पे। तो अगेन आईयूसीएन इज आल्सो असेसिंग द डेवलपमेंट इन द सिंथेटिक बायोलॉजी। साथ में कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ये भी इस सिंथेटिक बायोलॉजी के डेवलपमेंट्स को मॉनिटर कर रहा है। देन अगर सिंथेटिक बायोलॉजी में कुछ डेवलपमेंट होती है, कुछ नए पेटेंट्स नए पेटेंट्स बनते हैं, कुछ नए पेटेंट्स रजिस्टर किए जाते हैं, तो उनका प्रोटेक्शन का भी जरूरी है। और इसके लिए जो एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये जो एग्रीमेंट है ट्रिप्स एग्रीमेंट, ये भी एसेस कर रहा है कि सिंथेटिक बायोलॉजी में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड लेवल पे क्या रेगुलेशंस होना चाहिए, how the countries of the world they should collaborate or they should compete or how they should like share the information with each other। इन सभी चीजों पे ट्रिप्स भी अपनी नजर रख रहा है। देन यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी एंड बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, ये भी इन चीजों को एसेस कर रहा है। ठीक है, अब ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस तो हमने देख लिया। अगर हम अपने नेशनल लेवल पे बात करें तो अभी हमारे पास इस सिंथेटिक बायोलॉजी से रिलेटेड कोई नेशनल पॉलिसी नहीं है। तो हमें डिस्कस करना है कि अब हम फ्यूचर में क्या कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग जो रिक्वायरमेंट है वो है एक नेशनल पॉलिसी की, और ये नेशनल पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम प्रमोट कर रहे हो और साथ साथ रेगुलेट कर रहे हो सिंथेटिक बायोलॉजी को। एंड ये जो नेशनल पॉलिसी बननी चाहिए, इट शुड बी विथ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। जो सेकेंड वे फॉरवर्ड में आप बोल सकते हैं वो ये है कि हमें सिंथेटिक बायोलॉजी में एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का, और इसके लिए गवर्नमेंट फंडिंग कर सकती है। इसके लिए प्राइवेट जो सेक्टर्स हैं, जो भी एंजल इन्वेस्टर्स हैं, जो भी फिलांथ्रोपिस्ट हैं, वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि इंडिया में सिंथेटिक बायोलॉजी में अच्छे से रिसर्च हो सके, डेवलपमेंट हो सके। इंडिया हैज टेकन अ लीड इन फार्मा सेक्टर, तो अगर सिंथेटिक बायोलॉजी में अच्छे से रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है तो अगेन इंडिया कैन प्ले अ लीडिंग रोल इन द वर्ल्ड इन द केस ऑफ सिंथेटिक बायोलॉजी। जो थर्ड इंपॉर्टेंट वे फॉरवर्ड आप लिख सकते हैं, इंडिया कैन गो फॉर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन फॉर असेसिंग द रिस्क, क्योंकि सिंथेटिक बायोलॉजी का रिस्क भी होगा, इस टेक्नोलॉजी का अब्यूज भी किया जा सकता है। तो इन सभी के लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करने की जरूरत है, और साथ साथ कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन होना चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी। तो आप वे फॉरवर्ड में ये कुछ पॉइंट्स दे सकते हैं सिंथेटिक बायोलॉजी के लिए। तो आज के सेशन में इतना ही। आज हमने डिस्कस किया सिंथेटिक बायोलॉजी के बारे में, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर फॉर्मेट्स, एंड फिर हमने डिस्कस किया इसका एप्लीकेशन, कंसर्न, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है। तो आज के सेशन में इतना ही, हम फिर मिलेंगे। थैंक यू very much for watching this video.